हेलो दोस्तों, मैं आपका गाइड आपका दोस्त अनुराग पांडे और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। यूपी पीसीएस प्रीवियस ईयर सी सेट का सॉल्यूशन चल रहा है इसमें, ठीक है। तो अभी तक हमने 2021 और 2020 का 2 पेपर हमने कवर किया है 4 वीडियो के माध्यम से। आज जो पेपर देखेंगे 2019 का देखेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है और पहली बार बता देते हैं कि वीडियो जो होगी वो बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लोग देख सकते हैं, हिंदी अंग्रेजी वाले। पूरी व्याख्या है, ठीक है। सी सेट का महत्व ये है कि आप जीएस में 120 प्रश्न भी सही कर जाएं। अगर सी सेट में 0.1 स्कोर की भी कमी हो जाती है तो आपका 120 प्रश्न जो जीएस में बना हुआ था वो किसी काम का नहीं होगा, ठीक है। सी सेट पे इसीलिए विशेष जोर देने की ज़रूरत होती है कि सी सेट क्वालिफाई हो जाए हम, ठीक है। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व इसीलिए करवा रहे हैं, इसलिए नहीं करवा रहे हैं कि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे, है ना। इसलिए करवा दे रहे हैं कि ताकि आपको पेपर सॉल्व करने का तरीका पता चल जाए। तो जो सुनने में आता है कि सी सेट में 1 नंबर से रुक गया, कि सी सेट में आधा नंबर से रुक रहा है, ठीक है। तो ये जो समस्या है ना, ये समस्या ना हो, ये सबके साथ समस्या है। तो ये समस्या आए ही क्यों, उससे पहले हमें ये जान लेना ज़रूरी है कि सी सेट का पेपर आखिरकार सॉल्व कैसे करें। एक अच्छा तरीका है, ठीक है, कि आप कम से कम समय में अपने 33 क्वेश्चंस, अपने 33 प्रश्न निकाल लें। एक ये भी तरीका है कि पूरा 2 घंटा बैठ के भी आप 30 प्रश्न निकालें। तो दोनों में अंतर है, ठीक है। तो ये जो समस्या है कि 2 घंटा बैठने के बाद भी 30 प्रश्न होते हैं या 31-32 प्रश्न हो जाते हैं, ये समस्या ना हो, इसी बात को ध्यान में रखते हुए ये पेपर की सीरीज चलाई जा रही है ताकि आप लोगों को अच्छा खासा बेनिफिट मिल सके। तो चलिए बिना समय गंवाए हम शुरुआत करेंगे पहले प्रश्न से। जाहिर सी बात है कि ये भी पेपर 2 वीडियो में ही कंप्लीट करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है तो देखने में भी दिक्कत होती है। तो फिलहाल जीएस भी आप लोगों का अच्छा खासा तैयार हो रहा है, लेकिन सी सेट पे भी थोड़ी बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, थोड़ा बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करेंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य चुनिए। तो पहला है स्टेटमेंट, पहला है ऑप्शन, चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है। अगला है, उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें। अगला है, शिक्षणेतर कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे। और चौथा है, यह कार्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। जिसमें यह कार्य जो अत्यंत महत्वपूर्ण है ये वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध है, और बाकी तीनों क्या हैं, गलत है। कैसे गलत है कि चार दीवारी के पार एक सुंदर इमारत है, शुद्ध वाक्य होगा चार दीवारी है, ठीक है। और स्पेलिंग मिस्टेक है, दीवारी लिखा गया है, तो पहला इसलिए गलत हो गया। दूसरा क्यों गलत है कि उपरोक्त वाक्य का संज्ञान लें, इससे बेहतर है कि उपर्युक्त वाक्य का संज्ञान लें, ठीक है। तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है कि शिक्षणेतर लिखा है ना, कर्मचारी आज शाम को एकत्र होंगे, तो इसमें होना चाहिए था आज शाम को शिक्षणेतर कर्मचारी एकत्र होंगे, ठीक है। एकत्र नहीं, एकत्रित होंगे, ठीक है। तो तब ऑप्शन सही हो जाता। तो इन तीनों में क्या कमियां रही ये भी हमने बता दिया, कौन सा ऑप्शन सही है ये भी हमने बता दिया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो गया, डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से वह वाक्य छांटिए जिसमें क्रिया विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब देखिए, पहला है कि यहाँ कैसे कैसे लोग एकत्र हुए हैं। दूसरा है, वह काली गाय घास चर रही है। मुझसे, अगला है, मुझसे खट्टा फल नहीं खाया जाता। अगला है,
तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो। जैसे देखिए क्या है ना कि तुम जी जान लगाकर पढ़ रहे हो, ये शुद्ध है, इसमें विशेषण का प्रयोग हुआ है। ठीक है, जी जान लगाकर, ठीक, इसमें जी जान लगाकर पढ़ना मतलब क्या है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, इसलिए जी जान लगाकर क्या हो गया, क्रिया विशेषण है, तो विकल्प डी सही हो गया। ठीक है, चलिए, ठीक है, अगला प्रश्न है गमला और आल्पीन, गमला और आल्पीन किस भाषा के शब्द हैं? तो ये दोनों भैया पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। ठीक है, समझ रहे हैं ना, दोनों मूल रूप से देखा जाए तो पुर्तगाली भाषा के शब्द हैं। इनके अतिरिक्त जो कमीज है, गोभी है, बाल्टी है, काजू है, ये सब भी पुर्तगाली शब्द ही हैं, तो ध्यान रखना थोड़ा सा। ठीक है, अगला प्रश्न है हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग किस में होता है? देखिए क्या है कि लिखने में अक्षर छूटने का जो संकेत देने के लिए जिस चिन्ह का प्रयोग करते हैं उसी को हम हंस पद कहते हैं। अक्षर है, पद है, गद्यांश है, वाक्य है, इनके छूट जाने पर छोटे अंश को वाक्य के ऊपर लिखने हेतु वाक्य के अंश के नीचे हंस पद विराम, हंस पद विराम है कौन सा आखिरकार, ये वाला हम कर देते ना, तो यही है हंस पद विराम, इसका प्रयोग किया जाता है। इसे त्रुटि बोधक चिन्ह भी कहा जाता है। राम ने खाना नहीं खाया, मतलब ऐसे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है भाई? अब इसको अगर देखा जाए तो निस्संदेह है, निस्संकोच है, उज्ज्वल है, महत्व है। उज्ज्वल तो है नहीं, अशुद्ध वर्तनी उज्ज्वल है ही है, तो अशुद्ध यही है। ठीक है, उज्ज्वल नहीं उज्ज्वल होता है। ठीक है, निस्संकोच, निस्संदेह, महत्व सब सही है। अगला प्रश्न देखते हैं आभ्यंतर का विलोम क्या है? आभ्यंतर इसका अर्थ होता है अंदर होने वाला। ठीक है, तो बाह्य का अर्थ होता है कि सीमा के बाहर रहने या होने वाला, तो आभ्यंतर का विलोम क्या होगा? अंदर तो होगा नहीं, क्योंकि अंदर इसका अर्थ ही हो गया, सिनोनिम हो सकता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाह्य। ये बच क्यों बाह्य, हाँ बाह्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बच्चा। अगला प्रश्न है बच्चा शब्द का तत्सम रूप है। बच्चा शब्द का जो तत्सम रूप है ना, बच्च नहीं है, बालक नहीं है, वत्स है, वत्स, वत्स इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं पीताम्बर में कौन सा समास है भाई? पीताम्बर, पीला है वस्त्र जिसका, है ना, ये तो है पीताम्बर। देखिए क्या है ना, पीत मतलब पीला, अंबर मतलब वस्त्र होता है, मतलब श्री कृष्ण की बात होती है यहाँ पे। इसमें पूर्व पद है पीत, उत्तर पद है अंबर, के माध्यम से विशेष अर्थ श्री कृष्ण का बोध हो रहा है, इसलिए इसमें कौन सा समास हो सकता है? इसमें है भैया बहुव्रीहि समास। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। अगला प्रश्न है कि रामचरितमानस की रचना किस भाषा में हुई? ये सबको पता होगा, अवधी भाषा में हुई है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से खिड़की का पर्यायवाची है। खिड़की का पर्यायवाची क्या भाई? अच्छा, खिड़की का जो पर्यायवाची है ना, बारी है, वातायन है, दरीचा भी है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर डी हो जाएगा। गद्यांश देख लेते भाई। मानव के पास समस्त जगत को देखने परखने के दो नज़रिए हैं, एक तो है आशावादी, दूसरा है निराशावादी। इसे सकारात्मक नकारात्मक दृष्टि भी कहते हैं। आशावादी सकारात्मक मार्ग पर चलते हैं और सदैव आनंद की अनुभूति प्राप्त करते हैं भाई। निराशावादी नकारात्मक दृष्टि वाले दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रस्थापित करने के लिए तर्क किया करते हैं। वो भूल जाते हैं कि तर्क और कुतर्क से ज्ञान का नाश होता है और जीवन में विकृति उत्पन्न होती है। आशावादी कभी तर्क नहीं करता, फलस्वरूप वह आंतरिक आनंद की प्रतीति करता है और मानता भी है
कि आत्मिक आनंद कभी प्रहार या काटने की प्रक्रिया में नहीं है। किसी परंपरा का विरोध करने से ही प्रतिभा ऊपर नहीं उठती, विरोध से क्या होता, नाश होता। इसीलिए जगत में क्या है, सदा आशावाद ही पनपा है। उसने ही महान व्यक्तियों का सृजन किया। निराशावाद या नकारात्मक की नींव पर कभी किसी जीवन प्रसाद का निर्माण नहीं हुआ है। तो इसमें प्रश्न पूछा जाएगा 11 से लेकर 15 तक, तो हम सही सही देख लेते हैं। इस अवतरण का सर्वथा उपयुक्त शीर्षक क्या हो सकता है, पहला प्रश्न है। तो इसका सर्वथा उपयुक्त शीर्षक है भैया आशावादी और निराशावादी। अगला प्रश्न क्या है कि परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का मतलब क्या है। ठीक है, परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठती का आशय क्या है। तो भाई परंपरा व्यक्ति को दकियानुसी बना देती है क्या, नहीं। परंपरा को स्वीकारने से प्रतिभा नष्ट नहीं होती है। परंपरा का विरोध करने से प्रतिभा ऊपर नहीं उठेगी, मतलब नष्ट हो जाएगी। तो परंपरा का विरोध ही क्यों करें, परंपरा को स्वीकार कर लें तो प्रतिभा नष्ट नहीं होगी। सही उत्तर हो जाएगा सी। ठीक है, अगला प्रश्न है नकारात्मक का आशय क्या है। नकारात्मक भाई निराशावाद ही तो है, निराशावाद इसमें सीधे सीधे बताया गया है, तो निराशावाद सही हो गया। अगला प्रश्न है निराशावादी दुख के सागर में डूबे रहते हैं और सदा अपने आप को प्रतिस्थापित करने के लिए तर्क किया करते के लिए कहा जा सकता है। तो क्या कह सकते हैं भाई, ये कह सकते हैं कि जो निराशा है ना वो कुंठा और प्रवंचना की जननी होती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आत्मिक आनंद से क्या मतलब है। आत्मिक आनंद जो है वो है मन की मौज। ठीक है, आत्मिक आनंद मन की मौज मतलब आनंदित होने से है भाई। ठीक है, तो सही उत्तर मन की मौज हो जाएगा। अगला प्रश्न है अपनी करनी पार उतरनी का मतलब अर्थ क्या है। अपनी करनी पार उतरनी का अर्थ क्या होता है कि अपने कर्म का फल स्वयं भोगना पड़ता है। सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, समझ करके इसको थोड़ा सा। चलिए अगला प्रश्न है कि अंक शब्द का अर्थ नहीं होता। देखो अंक का मतलब गोद होता है, ठीक है, चिन्ह भी होता है, संख्या भी होती है, लेकिन अंग नहीं होता है भैया, अंग नहीं होता। सही उत्तर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है। देखो का हो रहा है क्या, ढा का नहीं हो रहा, माँ का नहीं हो रहा, छ चा छा जा झा, जीभ को दबा रहे हैं, तो इसका सही उत्तर छा हो जाएगा, है ना। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भैया ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान हों पर व्युत्पत्ति और अर्थ की दृष्टि से भिन्न हों वे क्या कहलाते हैं। तो ऐसे शब्द जो उच्चारण और वर्तनी की दृष्टि से समान होंगे लेकिन व्युत्पत्ति अर्थ की दृष्टि से भिन्न होंगे वो कहलाएंगे समरूप या समोच्चारित शब्द। सही उत्तर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद है। मातृणाम का शुद्ध संधि विच्छेद क्या है। इसका भैया मातृ प्लस ऋणाम, है ना। अच्छा, तो मातृ प्लस ऋणाम हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये भी देख लेते हैं, री प्लस री ही होगा। ठीक है, सु प्लस उक्ति क्या होगा, सूक्ति हो जाएगा। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ क्या होगा, बड़ा ऊ हो जाएगा, है ना। कवि प्लस इच्छा, कवि इच्छा हो जाएगा। ई प्लस ई, छोटी ई मिली तो बड़ी हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इंग्लिश में है, इंग्लिश वाला भी देख लेंगे पोर्शन इसमें। तो फाइंड आउट द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग इनडायरेक्ट स्पीच। जॉन लुक्ड एट द ताज एंड सैड, कहा कि हाउ मैग्निफिसेंट। तो इसको क्या करना भाई, नरेशन है, इसको हमें डायरेक्ट स्पीच, इनडायरेक्ट है इसको डायरेक्ट में करना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा जॉन लुक्ड एट द ताज एंड एक्सक्लेम्ड
विद सरप्राइज दैट इट वॉज वेरी मैग्निफिसेंट। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन बोथ ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। सही उत्तर सी हो जाएगा। ठीक है, बोथ ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में बदल देना भाई, एक्टिव और पैसिव आपने पढ़ा होगा। तो एवरीवन लव्स हिम, सब लोग उससे प्यार करते हैं। तो इसको हमने क्या करना है? पैसिव वॉइस में चेंज कर देना है। तो कैसे चेंज करेंगे भाई? पैसिव वॉइस में हो जाएगा ही इज लव्ड बाय एवरीवन। इसका सही उत्तर क्या होगा? ही इज लव्ड बाय एवरीवन। सही उत्तर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा भाई। ठीक है, ध्यान रखना। अगला प्रश्न है सेलेक्ट द वर्ड एज एन अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड वंडाल, है ना, वंडाल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो वंडाल का मतलब क्या है भाई? वंडाल का मतलब है वन हु डिस्ट्रॉय वर्क्स ऑफ आर्ट, वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट। अगला प्रश्न है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज जीरो और। जीरो और क्या भाई? जीरो और का मतलब होता है कि द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिंस, मतलब एक ऐसा समय है कि जब किसी ऑपरेशन की शुरुआत हो। ऑपरेशन मतलब कोई सर्चिंग ऑपरेशन हो, ठीक है, वही होता है जीरो और होता है। ठीक है, तो सही उत्तर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में हमको पढ़ना है पैसेज कि ट्रैवल इन द यंगर सॉर्ट इज अ पार्ट ऑफ एजुकेशन, इन द एल्डर ए पार्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ही दैट ट्रेवल्ड into a country before he hath some entrance into the language, goeth to school and not to travel. That young man travel under some tutor or grave servant, I allow well, so that he be such a one that hath the language and hath been। ठीक है, hath been in the country before, whereby he may be able to tell them what things are worthy to be seen in the country, where they go, what acquaintances they are to seek, what exercises or discipline the place yieldeth, for else young men shall go hooded and look abroad little. It is a strange thing that in sea voyages where there is nothing to be seen but sky and sea, men should make diaries, but in land travel wherein so much is to be observed, for the most part they omit it, as if chance were Peter। ठीक है, Peter to be registered than observation। तो कुल मिला के अब इसका हमें वो बताना भाई कि कौन सा इसका प्रश्न मतलब सही होगा। देखिए प्रश्न क्या है कि हु टेल्स अबाउट द थिंग्स टू बी सीन इन द कंट्री वन इज ट्रेवलिंग। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा ट्यूटर। ट्यूटर बताएगा ना ये चीज़ें हमें। सही उत्तर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है व्हाट इज, ये देखिए ये प्रश्न उत्तर जो है ना ये पैराग्राफ के ही ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर ट्रैवलिंग इन अ कंट्री। क्या इम्पोर्टेंट नहीं होता एक किसी देश में यात्रा करने के लिए? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कंपनी ऑफ द फैमिली मेंबर्स। ठीक है, अगला प्रश्न है द ग्रेव सर्वेंट अकम्पेनिंग द ट्रैवलर मस्ट हैव। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑलरेडी विजिटेड द कंट्री ऑफ द ट्रैवल। तो इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है वन शुड विजिट द कोर्ट्स ऑफ प्रिंसेस व्हेन द प्रिंसेस आर। तो क्या होगा भाई?
प्रिंसेस आर, इसका मतलब है, इसका सही उत्तर हो जाएगा लिसनिंग टू एम्बेसडर्स। ठीक है, सही उत्तर बी हो जाएगा। हु लर्न्स फ्रॉम ट्रैवलिंग, ट्रैवलिंग से सीखता कौन है? तो कौन सीखेगा? ग्रेव सर्वेंट, ग्रेव सर्वेंट, ओल्ड पर्सनस, यंग मैन। तो कौन सीखेगा? तो इसको सीखेगा भैया यंग मैन, है ना। चलिए आगे देखते हैं। चूज द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, पार्ट ऑफ स्पीच, वर्ड क्लास ऑफ द वर्ड है इंटरेस्टिंग इन द फॉलोइंग सेंटेंस, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस ये क्या भी, ये एडजेक्टिव है, सही उत्तर हो जाएगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड, मतलब गलत स्पेलिंग होगी जिसकी। ट्रूली, ट्रूली कैसे लिखते हैं? TRUELY, रॉन्ग है ना, तो इसको लिखते हैं TRULY, ट्रूली सही होता है। ट्रूली इसका गलत हो गया, कहाँ गया ट्रूली? बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स इन द गिवन सेंटेंस बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। दिया गया है पुट डैश द क्लॉक इट इज 20 मिनट्स फास्ट। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा पुट बैक, इसका सही उत्तर हो जाएगा पुट बैक। अगला प्रश्न चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पेन इज मच डैश देन दैट। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? दिस पेन इज मच डैश देन दैट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चीपर, है ना, चीपर हो जाएगा भाई। इसका सही उत्तर हो गया ए। अगला प्रश्न है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस। कैसे भाई? द इंस्टीट्यूशन इज अ बैड एज इट कुड बी। इसका सही उत्तर होगा द इंस्टीट्यूट इज थोरोली बैड। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं भाई। अब यहाँ पे इंग्लिश हिंदी दोनों देखेंगे हम। अधोलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कि पहला है सभी मनुष्य मरणशील हैं, कुछ हाथियों की सूंड होती है, कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, सभी गुलाब लाल हैं। इंग्लिश में देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? ऑल मैन आर मॉर्टल, सम एलिफेंट्स हैव ट्रंक, नो मैन इज परफेक्ट, ऑल रोजेज आर रेड। तो देखिए ऑल रोजेज आर रेड जो है ये तो सही होगा नहीं। सभी मनुष्य मरणशील है, ये भी बात सही। कोई मनुष्य पूर्ण नहीं, ये भी बात सही है। तो इसमें है कुछ हाथियों की सूंड होती है और कुछ की क्या नहीं होती है, तो ये आपका गलत हो जाए। सही उत्तर क्या हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, अगला प्रश्न है अन्य संख्याओं से भिन्न संख्या को चुनना है। चूज द नंबर विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। तो संख्या कौन कौन सी है? 27, 64, 125, 144। तो देखिए 144 जो है ना, ये वर्गमूल है 12 का ना। 12 इंटू 12 करेंगे तो आ जाएगा 144, लेकिन बाकी सब कितने हैं? 3 क्यूब, ठीक है, 4 का क्यूब है और 5 का क्यूब है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 144 इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसी समूह या संगठन में संप्रेषण के प्रमुख प्रकारों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टेटमेंट है पहला कि यह सदस्यों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। दूसरा है यह अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है। तीसरा है यह भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर प्रदान करता है। चौथा है यह निर्णय लेने को सहज बनाता है। कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनना है। मतलब इंग्लिश में अगर देखें तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मेजर फंक्शंस ऑफ कम्युनिकेशन विद इन अ ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन। पहला स्टेटमेंट है इट एक्ट्स ऑफ कंट्रोल मेंबर बिहेवियर। दूसरा है इट फॉस्टर्स मोटिवेशन। तीसरा है इट प्रोवाइड्स इमोशनल एक्सप्रेशन ऑफ फीलिंग्स। और चौथा है इट फैसिलिटीज डिसीजन मेकिंग। तीन में से सही कौन सा होगा? जो मुख्य प्रश्न है तो देखिए सही तो चारों हैं भाई। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि यह सदस्यों के व्यवहार को भी नियंत्रित करता है, अभिप्रेरणा को बढ़ावा देता है, भावनाओं को संवेगात्मक अभिव्यक्ति का अवसर देता है और निर्णय लेने को सहज बनाता है। सही उत्तर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि किसी निश्चित कोड में कंप्यूटर को BNLOTSDQ लिखा गया है तो किस कोड को सॉफ्टवेयर के लिए लिखा जाएगा। मतलब इफ़ इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज रिटन एज BNLOTSDQ देन विच ऑफ द फॉलोइंग कोड वुड बी रिटन फॉर सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर के लिए कौन सा कोड लिखा जाएगा। आप इसमें देख सकते हैं कंप्यूटर C का B है, ये सब माइनस माइनस है, -1 है, ठीक है। C से B एक -1 होगा, O से N -1 है, M से L -1 है, P से O -1 है, T से U से T -1 है, T से S -1 है, E से D -1 है और R से Q भी -1 है। तो ऐसे ही सॉफ्टवेयर का भी कर देंगे। S -1 तो S का R होगा, O का N हो जाएगा, ठीक है। R N तो सभी में दिख रहा है, F का E हो जाएगा तो F का E भी सभी में है, T का S हो जाएगा तो T का S भी सब जगह है, W का V हो जाएगा, V 3 जगह है, एक जगह गायब हो गया, ठीक है। A का क्या हो जाएगा, Z होगा, तो Z कहाँ पे है, Z आपका D वाले में है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा D, सही उत्तर D हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, उसे चुनिए जो अन्य 3 से भिन्न हो। अब अन्य 3 से भिन्न कौन है देख लेते हैं। अब 398 है, 579 है, 885 है, 696 है, मतलब तो इसका सही उत्तर क्या होगा। अब देखिए प्लस कर लेते हैं, 579 प्लस कर लेंगे, +5 + 7 + 9, 8 + 8 + 5, 9 6 + 9 + 6 कर लेंगे और 3 + 9 + 8 कर लेंगे। तो 3 + 9 + 8 = हो जाएगा 20, बाकी का सब का जोड़ हो जाएगा 21, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा A, ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का एक अन्य नाम है, अनदर नेम फॉर इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। तो इसका एक अन्य नाम क्या है भाई। इसका जो एक अन्य नाम है वो है दिक् संप्रेषण। कल हमने मतलब पिछले वाले वीडियो में ये वाला प्रश्न देखे थे, ठीक है। सही उत्तर हो जाएगा डायडिक कम्युनिकेशन। चलिए अगला प्रश्न है, अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण में स्रोत प्रामक के प्रकार निभाए जाते हैं। इन इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन द फंक्शंस ऑफ सोर्स रिसीवर आर परफॉर्म्ड बाय। तो क्या होगा भाई, इसका जो सही उत्तर है वो हो जाएगा प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा, मतलब ईच इंडिविजुअल, प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा ये निभाए जाएंगे, ठीक है। अगला प्रश्न है, एक माता अपनी बेटी से 4 गुना बड़ी है और पिता अपनी बेटी से 5 गुना बड़ा है। माता पिता की उम्र का योग है 135, तो बेटी की उम्र क्या होगी। अरे भाई माँ की उम्र है, लड़की की उम्र हो गई x, तो माँ की होगी कितनी 4x और पिता की हो गई 5x। ऐसे ही कुछ हो रहा है ना, तो एक काम कर देते हैं, तो 4x + 5x = हो जाएगा 135, 5 + 4 9 हो जाएगा ना, तो 9x = 135, तो x = कितना 15 होगा ना, तो लड़की का उम्र क्या हो जाएगा 15 वर्ष, सीधे सीधे आ जाएगा और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा B हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रंगों से संप्रेषण के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। रंग विधा है, एक रंग अनुसूची, बहुरंग अनुसूची, रंग विज्ञान है। इंग्लिश में अगर देख लें तो क्रोमेटिक है, मोनोक्रोमिक शेड्यूल है, पॉलीक्रोमिक शेड्यूल है, यह क्रोनेमिक्स है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा, वो सही हो जाएगा रंग विधा, रंग विद्या, क्रोमेटिक होगा, ठीक है। क्रोमेटिक नाम याद रखना, CHROMATIC। अगला प्रश्न है, दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है। दूसरों के साथ प्रभावी संप्रेषण करने की किसी व्यक्ति की क्षमता क्या कहलाती है। तो इसका देख लेते सही उत्तर, एन पहले इंग्लिश में देख लें कि एन इंडिविजुअल्स एबिलिटी टू कम्युनिकेट इफेक्टिवली विद अदर्स इज कॉल्ड।
इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्वैयक्तिक दक्षता, इंटरपर्सनल कॉम्पिटेंस हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है भाई, जब आप अन्य अभिव्यक्ति हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं? पहला है, अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। अन्य व्यक्तियों को उत्साहित करते हैं कि वे आपको दिशा प्रदान करें। अन्य व्यक्तियों के साथ अपने संबंध में एक विनम्र स्थिति बना लेते हैं। और या फिर चौथा ऑप्शन है कि मान लेते हैं कि अन्य व्यक्ति सदैव सही है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा? इंग्लिश में अगर देखें तो व्हेन यू बिकम अदर ओरिएंटेड यू कंसिडर नीड्स, मोटिव्स, डिजायर्स ऑफ अदर्स while maintaining your own integrity। दूसरा है encourage others to give you direction, take a submissive position in your relationship with other। चौथा है assume that others are always right। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ना कि अपनी सत्यनिष्ठा को बनाए रखते हुए अन्य लोगों की आवश्यकताओं, प्रेरणाओं, इच्छाओं के बारे में विचार करते हैं। मतलब कंसिडर नीड्स, मोटिव्स, डिजायर्स ऑफ अदर्स व्हाइल मेंटेनिंग योर ओन इंटीग्रिटी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, यदि रमन मोहन से तेज दौड़ता है लेकिन करीम से तेज नहीं है, तो करीम सुमन से तेज दौड़ता है लेकिन अभिनव से तेज नहीं है, तो कौन सबसे तेज दौड़ेगा? देखो भैया, रमन मोहन से तेज दौड़ रहा है, रमन बहुत तेज दौड़ा लेकिन करीम से तो धीमे ही है, तो अब अभी तक तो करीम सबसे आगे है, लेकिन अब करीम भी सुमन से तेज दौड़ रहा है। इसमें अभिनव जो होगा ना वो सबसे तेज दौड़ेगा, तो जिसका सही उत्तर हो जाएगा ना, इसका सही उत्तर हो जाएगा अभिनव। इंग्लिश में अगर देखें तो रमन रन्स फास्टर देन मोहन बट नॉट एज फास्ट एज करीम। करीम रन्स फास्टर देन सुमन बट नॉट एज फास्ट एज अभिनव। तो हु रन्स फास्टर, तो फास्ट कौन दौड़ेगा? अभिनव दौड़ेगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या है? एन ओवररीडिंग एलिमेंट ऑफ कंसिडरेशन इन ऑल इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन इज। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा भैया संदर्भ। समस्त अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण का अधिभावी विचारणीय तत्व क्या होता है? संदर्भ होता है, मतलब कॉन्टेक्स्ट होता है। ठीक है, सही उत्तर हो गया डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह सदस्यों द्वारा प्रभावी निर्णय निर्माण के संदर्भ में हानिकारक हो सकता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग में बी हार्मफुल इन टर्म्स ऑफ इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप मेंबर्स। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा चरम संशक्तिशीलता, एक्सट्रीम कोहेसिवनेस। ठीक है, सही उत्तर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न भी है, दो समुच्चय हैं। अब देखिए ये थोड़ा मैथ का सवाल है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा हम डाउट में रहेंगे, इसलिए हम इस सॉल्व भी नहीं करेंगे। इसकी जगह एक और प्रश्न देख ही लेते हैं। अभी तो वैसे 33 मिनट का प्रश्न हुआ है, आज वीडियो बन पाया है। अगला एक अब रहने देते हैं, 50-50 प्रश्न 2 वीडियो में बना देंगे, है ना। तो इसी के साथ क्या करेंगे भैया, वीडियो इम्पोर्टेंट है, आप लोग वीडियो ज़रूर देखिए, व्याख्या पूरी मिल जाएगी। बस आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिए कि पेपर जो सॉल्व करने का तरीका है वो आखिर है कैसा। तो पेपर सॉल्व करने का तरीका आपको मोटा मोटा पता हो जाएगा, तो आप अपने एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकेंगे। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यही समाप्त करेंगे। अगले वीडियो के साथ कल मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।